लेकिन देखा कि लगभग 1500 बच्चे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि संविधान के सारे प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट हो रहे थे, लेकिन हमने ऐसी स्थितियों का भी संविधान में प्रावधान कर रखा है कि जो विशेष स्थिति आने पर उसका सामना किया जाता है, स्पेशल सिचुएशन आने पर उसका सामना होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल, खाना बनाने में व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी वाल्व इन कुकर। खाना बनाने में सेफ्टी वाल्व का क्या रोल है? आई थिंक कोई रोल नहीं होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उस समय जब कुकर का होल ब्लॉक हो जाए और गैस एयर क्रॉस ना करे, तो कुकर को ब्लास्ट होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। या गाड़ी में स्टेपनी पीछे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसी स्थिति में जब गाड़ी हमारी आकस्मिक रूप से पंचर हो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? उससे अपना काम चला लेते हैं। और दैट इज द प्रोविजनल सिस्टम। और ये व्यवस्था केवल कुछ समय के लिए होती है, ये व्यवस्था केवल पार्ट टाइम के लिए होती है। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से संविधान में भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। क्या नाम है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन, नाम से ही लग रहा है यह किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए है। यह किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए होगा। और वह उद्देश्य और कार्य क्या होगा, इसको ध्यान से रखिए। जैसे हमने देखा कि जितने भी प्रकार के हमारे राइट्स हैं, जितने भी प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने अधिकार हैं, जितने मूल अधिकार हैं, सब एज ए प्रॉपर सामान्य स्थिति के लिए हैं। लेकिन कभी कभी सामान्य स्थिति नहीं रहती। जैसे इस समय स्थिति गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर सरप्लस हो जाए, तो आई थिंक कुछ न कुछ स्थिति में क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से है यहाँ पर भी कि भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। और भारत के संविधान में कुल एक दो नहीं बल्कि कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? 3 प्रकार के। पहला जो है नेशनल इमरजेंसी। पहला जो आपातकाल है वो क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला इमरजेंसी क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी के लिए संविधान में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। इसका फंडामेंटल राइट्स में भी हमने उल्लेख किया था। जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, ये उल्लेख किया गया था कि वो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है मूल अधिकार का जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 91। दूसरा जो प्राय स्टेट को कंट्रोल करता है वो है राष्ट्रपति शासन। तो दूसरे इमरजेंसी का नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन, यानी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। और वास्तव में प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसका यूज से ज्यादा हमने आज तक क्या किया है? मिस यूज ही किया है ज्यादातर राज्यों ने। और यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में बीरभूम में जो 8 या 10 लोगों को जिंदा जलाया गया था, और वहां के गवर्नर ने ये रिकमेंडेशन किया था प्रेसिडेंट से कि वहां पर क्या लगा दिया जाए? प्रेसिडेंट रूल। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया। और इसको अनाउंसमेंट करते ही कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, यही यहाँ पर अध्ययन करना है। वे कौन से ऐसे प्रावधान है कि हम क्या क्या बदल देते। ठीक। और तीसरा कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, उसको क्या कहेंगे? वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या है?
वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरे इमरजेंसी का क्या नाम है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 356 और तीसरा है आर्टिकल 360। ये बात अलग है कि आज तक इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाएगी। 3 प्रकार की स्थितियों में की जाएगी। वैसे अब तक 3 बार ही किया जा चुका है। अब तक भारत में कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार। और 3 स्थितियों में किया जा सकता है। पहला, युद्ध की स्थिति में, या कोई देश भारत पर अगर आक्रमण कर दे। सर लाइन किधर? सर लाइन तो उसका अच्छा। तो ये 3 स्थितियों में मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। आपातकाल की घोषणा। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 स्थितियों में होती है। पहला है जब कोई देश क्या थोप दे? युद्ध की स्थिति थोप दे, या वह आक्रमण एक्सटर्नल वार की स्थिति आ जाए। क्या स्थिति आ जाए? वह आक्रमण की स्थिति। और तीसरा जिसका इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया था उसको क्या कहेंगे? आंतरिक अशांति के आधार। तीसरा क्या है? आंतरिक अशांति के आधार। लेकिन इस आंतरिक अशांति का इंदिरा जी ने 1975 में मिसयूज किया था, इसलिए इसमें एक संशोधन किया गया। जब जनता पार्टी की सरकार आई, हमने आपको इस कई बार बताया, और उस संशोधन का नाम क्या था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका उल्लेख हो चुका है। ये कब आया था? 1978, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय इसको किया गया था। और इंदिरा गांधी जी के शासन काल में किए गए प्रावधानों में इसमें क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। ठीक, इसको याद करिए। जब ये संशोधन लाया गया तो क्या कहा गया? आंतरिक अशांति की उद्घोषणा तब तक नहीं होगी जब तक देश में कैसी स्थिति ना आ जाए? कैसी स्थिति ना आ जाए? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति जब तक देश में नहीं आ जाती तब तक किसकी घोषणा नहीं की जाएगी? आंतरिक अशांति। ठीक है। दूसरा, अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लैकिंग में नीला डाल दिए हैं क्या? लग रहा है इसमें। चलिए दूसरा, चलिए अब तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में कितनी बार लागू हुआ? 3 बार। पहला बार तो आप सभी लोग जानते हैं 1962 भारत का किसके साथ युद्ध हुआ? तो भारत चीन वार में हुआ। अब देखिए, अगर चीन के साथ हम युद्ध कर रहे हो, ऐसी स्थिति में क्या देश की स्थिति नॉर्मल हो सकती है? या घर में ही, जैसे हमारे घर का किसी पड़ोस के साथ युद्ध हो रहा हो, तो क्या घर में सारा चीज प्रॉपर्ली, नाश्ता पानी प्रॉपर्ली बनेगा? उस समय तो भाई स्थिति लगभग बदल जाती है, और जो भी मिले उस समय खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल से हो पाती है। दूसरा, 1971 जब हम पूर्वी पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भारत पाक युद्ध के समय दूसरा बार अनाउंसमेंट कब हुआ था? पहली बार 1962, दूसरी बार 71। एक चीज याद करिए कि 71 से कंटिन्यू इमरजेंसी का प्रावधान चल रहा था। 70 से लगातार चल रहा था। बस केवल अंतर क्या किया गया? इसके प्रावधान का केवल नेचर बदल दिया गया। यहाँ एक अलग से अनाउंसमेंट किया गया था, जैसे आज तक चल रहा है, और आज ही अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब एक्सटर्नल वार के आधार पे ना होकर किस आधार पे होगा? आंतरिक अशांति। बस यही किया गया, और ये 1977 तक कंटिन्यू चला। तब तक चला था 1977 तक चला था। तो आप कह सकते हैं तीसरा जो प्रकार था वो क्या था? तीसरा कब हुआ था? आंतरिक अशांति का था। तीसरा आधार क्या था? आंतरिक अशांति। तो इसका जो तीसरा आधार, जब इसका मिसयूज हुआ, इसका भी हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई, तो फिर देश के लगभग सारे बड़े बड़े लीडरों को, जो अपोजिशन लीडर थे, उनको इंदिरा गांधी ने अरेस्ट करवाया,
और अरेस्ट ही नहीं करवाया, उनको जेल में डलवा दिया। और यहां तक कि जैसे भारत में जितने नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थे, जितने भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के लोग थे, उन गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को वहां पर उन्होंने किसका मिसयूज किया? प्रेसिडेंट रूल लगवाया। और अभी हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे ही राज्य में प्रेसिडेंट रूल का अनाउंसमेंट होता है, हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक को हम अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे पहले का अध्ययन हम लेते हैं, पहला क्या है? नेशनल इमरजेंसी। तो एक चीज याद कर लीजिए या लिख लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, आप एक चीज जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक निर्णय किसके परामर्श से करता है? प्राइम मिनिस्टर के करता है। लेकिन ये परामर्श दो प्रकार का होता है। ये परामर्श कितने प्रकार का होता है? एक ओरल एडवाइस होता है और एक क्या होता है? रिटन एडवाइस। तो एक चीज याद करिए, बाकी निर्णय में राष्ट्रपति ओरल परामर्श से ही करेगा, लेकिन जब देश में किसकी घोषणा की जाएगी? नेशनल इमरजेंसी की। तो इस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब कैबिनेट के द्वारा लिखित रूप से राष्ट्रपति से इसकी घोषणा करने की सिफारिश की जाएगी। मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। पहला, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। लेकिन प्रेसिडेंट इसकी घोषणा किसके परामर्श से करेगा? केंद्र सरकार के, यानी केंद्रीय कैबिनेट के लिखित परामर्श से करेगा। केंद्रीय कैबिनेट के किससे करेगा? लिखित परामर्श से करेगा। यानी इसकी घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक केंद्र सरकार का कोई रिटन परामर्श यहां नहीं हो। पहला, तो ये पहला तो लिख लीजिए कि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट क्या है? निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। सरकार कभी भी कोई भी निर्णय लेती है तो किसके आधार पर लेती है? कैबिनेट के निर्णय के आधार पर लेती है। ठीक है, और कैबिनेट जब तक लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देगा तब तक इसकी घोषणा नहीं की जा सकती। ये बात क्लियर हो गया? तब तक इसकी घोषणा नहीं की जा सकती। अब दूसरा ध्यान रखिए कि देश में इसकी घोषणा कब की जा सकती है? जब ये तीन में से कोई भी एक स्थिति आ जाए। क्या देश का किसी अन्य देश के साथ क्या हो रहा हो? युद्ध हो रहा हो, किसी ने हम पर एक्सटर्नल वार कर दिया हो, या आंतरिक अशांति। लेकिन एक चीज याद करिएगा कि अब आंतरिक अशांति की घोषणा तब तक नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक देश में कैसी स्थिति ना आ जाए? ऐसा वायलेंस, ऐसी हिंसा की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। वायलेंस का मतलब जैसे अस्त्र, आपने फंडामेंटल राइट में जो 6 प्रकार के राइट टू फ्रीडम आपने पढ़ा था, आर्टिकल 19 में पढ़ा था, तो उसमें एक था कि सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता का अधिकार है, बट विदाउट आर्म्स, बिना अस्त्र शस्त्र के। सम्मेलन आप करिए लेकिन वहां शस्त्र का प्रयोग ना करिए। लेकिन यहां पर भी वही कहा जा रहा है, आंतरिक अशांति चाहे जितना भी हो जाए, जब तक लोग वायलेंस किसके आधार पे नहीं करेंगे? अस्त्र शस्त्र के आधार पे नहीं करेंगे, तब तक कभी भी वो वायलेंस या हिंसा नहीं माना जाएगा। और वो वायलेंस कहाँ होगा? पूरे देश में होगा या देश के अनेक सारे भाग में होगा। ठीक है, इन तीन आधार में से कोई भी एक आधार होगा तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 352 के अकॉर्डिंग किसके द्वारा होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और कैबिनेट के लिखित परामर्श से होगा। और चूंकि कैबिनेट का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के लिखित परामर्श से ही राष्ट्रपति इसकी क्या करेगा? उद्घोषणा करेगा। ठीक, अब प्रश्न है कि अगर आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर रहा है तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ही डॉक्टर हमको बता देता है कि हमको बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो घोषणा करते ही डॉक्टर क्या करता है? कुछ चीजें खाने के लिए तुरंत रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। आप मसाला नहीं खाएंगे, आप सब्जी नहीं खाएंगे, आप चाट नहीं खाएंगे, ये सब प्रतिबंध कर देता है। क्यों ऐसा करता है? इसीलिए कि स्थिति अभी आपका हेल्थ एबनॉर्मल नहीं है, यू आर नॉट इन प्रॉपर सिचुएशन।
आपका हेल्थ अभी सामान्य नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब देश आपातकाल की स्थिति में होगी तो प्रश्न पहला आता है कि जैसे ही देश में राष्ट्रपति किसकी घोषणा करेगा, राष्ट्रपति शासन की, क्या होगा? एक तो आपको हमने बताया भी था मूल अधिकार के समय, जैसे ही इसकी घोषणा होगी वो कौन सा आर्टिकल 1991 के आपने प्रेजेंट में कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के क्या है? फ्रीडम है। ये सारे के सारे फ्रीडम क्या हो जाएंगे? नहीं, समाप्त नहीं, सस्पेंड होंगे। ये चीज हमने उस समय भी कहा था, टर्मिनेट आप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सस्पेंड, यानी निलंबित। आप लिख लीजिए या एक लाइन लिख लीजिए, जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, when they declared national emergency by the president, then article 19(1) is auto suspended। तो then अनुच्छेद 19(1) के सभी प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड समझ रहे हैं ना? जैसे अभी कल आपने एक पेपर में पढ़ा होगा कि एक डिप्टी एसपी थे, पहले उनको सरकार ने सस्पेंड किया था, लेकिन कल सरकार ने उनको टर्मिनेट भी कर दिया। पहले सस्पेंड किया और फिर बर्खास्त किया। तो सस्पेंड होने के बाद आफ्टर सम टाइम उनको फिर क्या किया जाता था? बहाल किया जाएगा। लेकिन अगर टर्मिनेट हो गए तो ऑलवेज फॉर एवर, हमेशा के लिए पद से क्या हो गए? सेवा से मुक्त हो गए। समझ में आ रही? तो ये क्या यहाँ तो लिखा है आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहला ये हो गया। अब दूसरा एक चीज और है, पहला तो क्लियर हो गया, वो कौन सा मौलिक अधिकार है कि जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी स्वतः निलंबित होगा। अब आप देखिए एक चीज और याद करिए, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया, इसी आर्टिकल 19(1) में 2 और प्रकार के इनडायरेक्ट हैं। क्या क्या? राइट टू प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोटिस करिएगा, क्योंकि प्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी आर्टिकल 19(1) में क्या है? इनडायरेक्ट मेंशन है। हमने कहा था अंतर्निहित है, छिपा हुआ है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं। ये किसमें है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। प्रेस भी अपना क्या करता है? विचार अभिव्यक्त करता है। प्रेस भी अपना विचार क्या करता है? लिख कर अभिव्यक्त करता है। इसको अभी हम बता दें। और दूसरा क्या है? आरटीआई 2005 में भारत में क्या है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये दोनों के दोनों अधिकार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बोलिए, निलंबित हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अब देखिए इसमें ध्यान से, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? सामान्य स्थिति में प्रेस अपने संज्ञान में आए किसी भी समाचार पत्र को क्या करते हैं? निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक उनको प्रकाशित करने का क्या है? अधिकार है। निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक उनको प्रकाशित करने का क्या है? अधिकार, सामान्य स्थिति। लेकिन अगर देश में क्या लागू हो गया? मान लीजिए प्रेस वाले हैं, कहीं पर भी सूचना इकट्ठा कर सकते हैं, क्लास का है आकर यहाँ सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी लग गया है और मान लीजिए कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से वहां से कहीं से लाया जा रहा हो या यहीं से जा रहा हो, बड़े बड़े मिसाइलें, बड़े बड़े तोप यहां से लाद कर कहाँ ले जाया जा रहा हो? बाघा सीमा पे। तो क्या प्रेस वाले उसको, भाई स्वाभाविक ये सब चीजें छिपाया नहीं जा सकता, क्या प्रेस वाले उसकी फोटो खींचकर अखबार में छाप सकते हैं? तो कहने का सेंस, अगर वो छापते भी हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया? इसको कहा जाता है, एक लाइन लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्रेस सेंसरशिप। इसको कहा जाता है प्रेस सेंसरशिप। तो जैसे ही आपातकाल लगेगा देश में क्या लागू हो जाएगा? प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप से तात्पर्य क्या है कि देश के किसी भी सूचना पत्र में, किसी भी पत्रिका में
कोई भी समाचार यदि प्रकाशित करना है तो वह प्रकाशित करने के पहले उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी किसके पास जाएगी? सरकार के पास। सरकार जब उसकी अपनी स्वीकृति दे देगी तभी आप उस समाचार को क्या कर सकते हैं? प्रकाशित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या लागू हो गया? प्रेस सेंसरशिप लागू हो गया। क्यों? क्योंकि देश संकट में है। हो सकता है आपका कोई सही सूचना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने दिखाया कि ये देखो मिसाइलें, ये देखो तोपें लद के बनारस से कहां जा रही हैं? बाघा सीमा पे। तो बात तो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या यहाँ सही बात प्रकाशित करना उचित है? नहीं, क्योंकि देश बड़ा है ना कि सूचना बड़ी। ये बात समझ आ रही? ठीक उसी तरह आरटीआई, जनरली किसी भी पब्लिक सेक्टर के 18 प्रकार के विषय को छोड़कर किसी भी प्रकार का हम आरटीआई करके क्या करते हैं? सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। केवल राइट टू प्राइवेसी 18 प्रकार के मामलों को छोड़कर, जिसमें देश की गोपनीयता, जैसे देश के पास कितने परमाणु बम है, क्या आरटीआई से हमें पता चलेगा? नहीं, ये सीक्रेट मामला है। तो 18 प्रकार के विषयों को छोड़कर बाकी सारी सूचनाएं सामान्य स्थिति में हम सरकार से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो आरटीआई के एजेंसी होगी कि वो किस लेवल पर वो सूचना उनको प्राप्त होगी। जैसे आपने ग्राम पंचायत के लगाया तो सारी सूचना आपको ग्राम पंचायत की किस लिए लगाया, कि कितना टेंडर आया, कितना पैसा आया, कितना सड़क आया, बिल्कुल आपको सारा आरटीआई से पता चलेगा। आरटीआई से सारा सूचना आपको प्राप्त होगी। इस सड़क के लिए कितना टेंडर हुआ था, कितना खर्च हुआ, कितनी क्वालिटी से बना है, किस रेशियो से बना है। गड़बड़ी निकलती है तो स्वाभाविक आरटीआई से है, आप उसको फिर एफआईआर करिए, आप एफआईआर करिए। आरटीआई में अभी आरटीआई में क्या होता है, दो चीजें अनिवार्य होती है। पहला, सही समय पर सूचना, और दूसरा सही सूचना। क्यों? क्योंकि संबंधित अधिकारी ने अगर सही समय पे सूचना नहीं दिया, विद इन 30 डेज अगर नहीं दिया सूचना में डिले किया और गलत सूचना दिया, तो उसको इकोनॉमिकल और जेल दोनों प्रकार का पनिशमेंट मिलेगा उसको। आपको याद होगा, एक आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर अनिल यादव, उनको आरटीआई के तहत ये पता चला कि उनके ऊपर गैंगस्टर का मामला था, और बाद में हाई कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया। अंत में कार्यकाल के पहले उनको पद से क्या करना पड़ा? मुक्त होना पड़ा। सुना होगा आपने। तो ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए कि हम पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या किसी भी देश के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। किसी भी देश के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? और हम यहाँ आरटीआई कर रहे हैं। इस समय कितने परमाणु बम रखे गए हैं, कितनी तोपों से लड़ रहे हैं, कितने मिसाइल से लड़ रहे हैं। क्या आरटीआई आपको दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। इसीलिए रखा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और राइट टू इंफॉर्मेशन when they declare the नेशनल इमरजेंसी, ऑटोमेटिकली इसको किया नहीं जाता है, स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा। जैसे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन देता है कि सही दिया है कि नहीं दिया? अब ये आपकी जिम्मेदारी, अगर गलत दिया है तो आपको पता चलना चाहिए गलत है। भाई जो सूचना आई कैसे सही है ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको कोई उसके विषय में पहले से जानकारी और उसके विपरीत आ रहा तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा। दूसरा याद करिए कि ऐसी स्थिति में इसके अलावा हमने आपको फंडामेंटल में बताया कि वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। वेरी गुड। आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या है? दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का अधिकार। और आर्टिकल 20 क्या है? लाइफ टू प्रोटेक्शन, जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी ये दोनों अधिकार कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। अब तीसरा आता है, क्या इसके अलावा कोई अन्य फंडामेंटल राइट्स राष्ट्रपति को अधिकार है निलंबित करने का? यस। पहला आर्टिकल 91 क्या होगा? स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं होगा। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई अन्य मौलिक अधिकार निलंबित करना है तो उसको अधिकार है, प्रेसिडेंट हैव राइट टू एनी अदर फंडामेंटल राइट टू सस्पेंड।
उसको क्या अधिकार है कि अन्य कोई भी मौलिक अधिकार अगर उसको आवश्यकता है तो उसको क्या कर सकता है, वो सस्पेंड कर सकता है। वो रुक, अभी तो अभी आएंगे इस पर ना, अभी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन और ये आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार। ठीक है। अब दूसरा एक चीज देखिए, यहाँ पर कंटेंट को ध्यान रखिए। जैसे ही राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, इसकी उद्घोषणा सरकार के द्वारा होगी, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से होगी, लेकिन जिस दिन इसकी उद्घोषणा होगी, उद्घोषणा के ठीक पश्चात, जैसे आज उद्घोषणा हुई है, तो विद इन 30 डेज और 1 मंथ, विद इन 30 डेज और 1 मंथ इसको संसद के द्वारा बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य है। अगर ये 30 दिनों या 1 महीने में संसद इसे पास नहीं करती है, तो याद करिए 30 दिन की समाप्ति पर ये आपातकालीन प्रावधान अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको चाहे तो लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक लिख लीजिए कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात, आफ्टर डिक्लेरेशन द नेशनल इमरजेंसी, आफ्टर डिक्लेरेशन द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर या 1 माह के अंदर, बाई स्पेशल मेजॉरिटी, बाई स्पेशल मेजॉरिटी, यानी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगा, विशेष बहुमत, किस बहुमत को कहा जाएगा, 2/3, बाई स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से संसद के द्वारा पास होना आवश्यक है या अनिवार्य है। स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, संसद के द्वारा पास होना क्या है, आवश्यक है। अब मान लीजिए कि संसद पास होना, संसद में नॉट ओनली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बट आल्सो अपोजिशन, संसद में विपक्ष भी होगा और विपक्ष कभी भी नहीं चाहेगा पास हो। लेकिन याद करिए, अगर 30 दिन में नहीं पास हुआ तो ये आपातकाल 30 दिन की समाप्ति पर स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पहला चीज। लेकिन अगर ये पास 30 दिन में हो गया तब क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, तब उसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा एक चीज आते हैं कि वास्तव में इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्यों ऐसा हम करते हैं। सर अगर पास हो जाता है तो 30 दिन के बाद उसी पास के आधार पे कहने का मतलब ये है, बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल इसलिए किया गया है, कहीं सरकार अपने बहुमत का मिसयूज तो नहीं कर, जैसे इस समय नरेंद्र मोदी सरकार की बहुमत है या स्टेट गवर्नमेंट की बहुमत है और क्लियर मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है, तो ऐसी स्थिति में कहीं सरकार अपने बहुमत से जो चाहे वो न, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब हमने तीसरी बार लागू किया तो किस आधार पे किया, आंतरिक अशांति के आधार, जबकि उस समय देश में 71 में तो हमने युद्ध लड़ा था और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में हमने हमारे ही प्रयास से बांग्लादेश का जन्म हुआ, उससे हमको फायदा क्या मिला कि कम से कम पाकिस्तान का एक लेग हट गया, समाप्त हो गया, और जिस हमारे प्रयास से उसको एक संप्रभु देश मिला, तो वह हमारा अपना क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, मित्र देश बन गया। तो हमारे लिए एक सीमा क्या हो गई, सेफ हो गई। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन बाद में इंदिरा जी को लगा कि इसी 1975 में उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी लोगों में। जैसे इमरान खान के लिए देखा कि जिस इमरान खान को एक समय लोगों ने सड़कों पे बैठाया, लेकिन उसके ऐसे पॉलिसीज थे कि बाद में लोगों का सपोर्ट हट गया, विद्रोह की स्थिति आने लगी। तो ऐसी स्थिति जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पे किया, तो इसी को बचाने के लिए मैं एक बार बार कहता था कि संविधान में सबसे बड़ा संशोधन हमने कब किया, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही संविधान संशोधन से 59 टाइप ऑफ द अमेंडमेंट,
59 प्रकार के संशोधन कर दिए थे। यानी यहां तक कि इंदिरा जी ने क्या किया था कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 6 वर्ष। विधानसभा का भी कार्यकाल कितना कर दिया था, 6 वर्ष। ये तो बाद में जब 44वां संशोधन आया फिर 6 से कितना कर दिया गया, 5 कर दिया। तो ये बाद में किया गया। तो कुल मिलाकर इंदिरा जी ने इसका क्या किया, मिसयूज किया। और इसी के बाद देश में इंदिरा जी के विरुद्ध एक लहर भी आई। आपको अगर याद हो, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो बिहार के लीडर थे, लोक नायक जयप्रकाश के नेतृत्व में देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सारे पॉलिटिकल पार्टी ने एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर उसका नाम क्या रखा, जनता पार्टी। और 1977 में जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था लोगों को, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को हराएंगे, जिताएंगे नहीं, इंदिरा को हराएंगे। इट मीन्स कि चाहे हमको आधा भोजन ही करना पड़े। हिमांशु यादव लिख रहे हैं, सर याद है, जैसे हिमांशु की एज क्या आपकी तो 77 का ये नारा था, ठीक है। ये बड़ा प्रसिद्ध नारा हुआ, बाद में बुक में भी मेंशन किया गया। तो इसका मतलब कि भले आधा पेट भोजन करना पड़े लेकिन इंदिरा जी की तानाशाही को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दूसरा एक और था, आपको थोड़ा एक एग्जांपल दें। आप बताइए, सरकार की कोई योजना क्या 100% सफल हो पाती है जल्दी? बहुत मुश्किल से सफल हो पाती है। लेकिन इंदिरा जी ने यहाँ पूरी तरह सफल हुई। इंदिरा जी ने देश में 40 लाख लोगों का नसबंदी का टारगेट रखा, 40 लाख लोगों का। और इंदिरा जी ने इसके लिए इतना कठोर प्रोविजंस लाया कि एक तो 40 लाख टारगेट पूरा हुआ, उतना ही नहीं हुआ, 80 लाख से भी ज्यादा नसबंदी किया गया। मतलब ये इंदिरा जी की तानाशाही दिखाता है, डिक्टेटरशिप दिखाता है कि सरकार की योजना 40 के 40 ही पूरा हो जाए तो बहुत है, 40 ही नहीं हुआ, दूनी से भी ज्यादा हो गया। तो इसका कारण था कि बाई फोर्स लोगों को क्या किया गया, इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। बाई फोर्स मतलब स्वेच्छा से नहीं, पकड़ पकड़ के। जैसे गांव में लोग आए शहर में दूध देने या और काम करने, तो देख लिया एज वगैरह क्या, उनको पकड़ के जबरदस्ती बाई फोर्स गाड़ी में क्या किया, बैठा लिया। तो एक प्रकार से यहाँ मिसयूज हो, ठीक है। तो इससे एक चीज याद करना है कि जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, इस राष्ट्रीय आपात की स्थिति का अगर संसद, ये जिसको हम कर रहे हैं, अगर संसद अनुमोदन नहीं करेगा कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, तो अपने आप आपातकालीन प्रावधान क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त ही नहीं होगा, एक चीज और याद करना, इस आपातकालीन प्रावधान से जो भी प्रावधान लाए गए थे वो प्रावधान एज इट इज रहेगा, उससे जो भी कार्य किया गया उस प्रावधान में कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं, ठीक है। दूसरा, किसी भी राज्य की सरकार का या राज्य के शासन के कार्य का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी राज्य के शासन या सरकार का आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ एवरी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में जितने भी राज्य सरकारें हैं, क्या वो मनमाने तरीके से शासन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके शासन का एकमात्र आधार क्या है, संविधान। दूसरा, अब जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में आप सुन रहे हैं आए दिन बुलडोजर, आई थिंक दैट इज वेरी पॉपुलर नाउ दिस टाइम इन यूपी। लेकिन अगर इस बुलडोजर का मिसयूज किया जाए, ऐसा व्यक्ति जो क्राइम ना किया हो, नॉट क्राइमर, क्या उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है? और अगर इसके लिए कर दिया गया तो इसके लिए सरकार को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाए। और ये प्रक्रिया अगर प्रदेश में कई जगहों पर हो जाए, कई जिलों में हो जाए, तो उस राज्य में क्या घोषित किया जा सकता है? क्यों? ये माना जाएगा कि ये राज्य सरकार संवैधानिक प्रक्रिया से संचालित ना होकर डिक्टेटरशिप पे चल रही है। किस पे चल रही है? तानाशाही पे चल रही है। और तानाशाही मीन्स वह संविधान के निहित प्रावधान या उसकी भावना का पालन नहीं कर रही। पहला कंसेप्ट। तो दूसरा हेडिंग डालिए, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में लिख लीजिए, किसी भी राज्य में
शासन का संचालन का आधार संविधान है। शासन के संचालन का आधार क्या है? संविधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस एवरी टाइप ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। प्रत्येक राज्य के शासन का आधार क्या है? संविधान है। ठीक है। परंतु यदि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन का संचालन नहीं कर रही है या करने में सक्षम नहीं है, शासन का संचालन नहीं कर रही है अथवा जानबूझकर करने में सक्षम नहीं है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्रिकेट इज नाउ दिस टाइम वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया। चाहे अगर खेलते नहीं है तो कुछ लोग देखते भी हैं, खेलते नहीं हो तो देखते तो है, बहुत से लोग देखते हैं। एक आउट होता है उसमें LBW, आप सुने होंगे। तो LBW कैसे आउट होता है? व्हाट इज द प्रोसीडिंग ऑफ द LBW आउट? हाँ पैर में, लेकिन उसका भी एक वो है, जैसे ये स्टैंप है ठीक, और खिलाड़ी इसी स्टैंप के ठीक पैरेलल खड़ा है और उसके इस ठेवनी के नीचे पैड में कहीं भी लग जाता है, मान लीजिए सपोज यहाँ पर लगा, स्टैंप पे ना लगा, उसके पैड यहाँ पर है, पैड यहाँ लग गया, तो क्या उसे LBW आउट दिया जा सकता है? सोचिए अगर क्रिकेट खेलते हो तो वो बता पाएंगे। हाँ नहीं, इसमें एक साइलेंट चीज वही हम जानना चाहते हैं। जैसे ये खिलाड़ी यहाँ खड़ा है, उस जैसे सपोज ये स्टैंप, देखिए आप भी लोग, ये स्टैंप है और खिलाड़ी ने स्टैंप के सामने गेंद को पैर से इसे दाब दिया एकदम स्टैंप के सामने। अब तो इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता, स्टैंप के सामने बाल को क्या किया? दाब दिया। अब तो बिल्कुल एकदम स्टैंप पे जा रहा था, तो क्या इसे आउट दिया जा सकता? एक चीज मैं आपसे बताना चाह रहा था। हाँ बताएं। नहीं तो बॉल टच ही नहीं हुआ ना। नहीं, LBW होता है पैर से ही होता है, लेग बिफोर विकेट। सुनिए प्लीज, एक यहाँ प्रोसीजर जो मैं आपसे बताना चाहता था जो इससे रिलेटेड है, उस खिलाड़ी को तभी आउट दिया जाएगा, अंपायर देख रहा है बिल्कुल 100% आउट है, फिर यस वेरी गुड, जब तक कोई खिलाड़ी उसकी अपील नहीं करेगा। अपील तो आप कहेंगे ऐसे बिना आउटे के करते रहते, वो बात अलग की है। तो इसमें एक प्रोसीजर क्या है कि जब तक खिलाड़ी अपील नहीं करेगा, अंपायर देखते हुए भी कभी भी आउट नहीं देगा। ये है LBW का एक प्रोसीजर। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए, अगर किसी राज्य में इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर आर फेलोड इन एनी स्टेट, अगर किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधान क्या है? फेलोड है, पूरी तरह सफल है। इट मीन्स संविधान के अनुरूप शासन का संचालन नहीं हो पा रहा है, संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, ध्यान से समझिए। तो फिर भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा नहीं। कब तक? जब तक उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल राष्ट्रपति से उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने की सिफारिश ना करे। ध्यान से देखिए, किसी भी राज्य में जब संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन नहीं चलता है या सरकार जानबूझकर संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करती है, तो उस राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ रिलेटेड गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर, और वो सिफारिश किससे करेगा? प्रेसिडेंट से। वह एक रिपोर्ट भेजेगा और उसके सिफारिश के बाद ही प्रेसिडेंट इस अनुच्छेद के तहत 356 के द्वारा उस राज्य में क्या घोषित कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल।
अच्छा, दूसरा, अगर राज्यपाल ने रिकमेंडेशन भेज दिया, जैसे कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपने देखा बीरभूम में लगभग 8-10 लोगों की जलकर डेथ हो गई या मार दिया गया। राज्यपाल ने संभवतः ये माना गया कि रिकमेंडेशन भेज दिया था प्रेसिडेंट रूल का, तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन को मानना, स्वीकार करना किसकी इच्छा पर इच्छा करेगा? वो चाहे तो उसके रिपोर्ट को स्वीकार कर ले और चाहे तो स्वीकार ना करे। ये बात क्लियर कर लीजिए। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेलोड हो गई, ठीक है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है, फिर भी गवर्नर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, फिर भी कक्षा में नकल हो रहा है, फिर भी कक्ष निरीक्षक कुछ नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा, तो आई थिंक यहां पर आप कहेंगे तो राष्ट्रपति को एक अधिकार हमने आपको बताया था क्या, कि किसी भी समय विदाउट एनी एलिगेशन, किसी भी समय वह राज्यपाल को उसके पद से क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल क्या लिखा जाता है? 5 years बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। पहला 5 year 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के प्लेजर यानी क्या कहेंगे, इच्छा पर्यंत, कृपा पर्यंत। ठीक है, समझ आ रही? तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल नहीं लिखेगा, राज्यपाल तो ऑलरेडी लिखता रहता है, लेकिन उसको स्वीकार करना ना करने का अधिकार किसको होगा? अच्छा, ये हो गया। अब यहां आपने देखा कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, तुरंत ऑटोमेटिक क्या हो गया? मूल अधिकार, जो बहुत बड़ा स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ऑटो सस्पेंड हो गया था। अब एक क्वेश्चन, इसको पहले क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया कि जैसे ही राज्य में क्या घोषित किया गया, किसके द्वारा होगा? तुरंत राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। मैंने इसकी चर्चा भी किया था। जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का डिक्लेरेशन होगा, उस राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली आइदर डिसॉल्व और सस्पेंड, उस राज्य की विधानसभा या तो भंग हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी? सस्पेंड हो जाएगी। वेरी क्लियर? जैसे ही राज्य में कौन सा शासन घोषित होगा, और राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही, यहां आप लिख सकते हैं या लिख लीजिए, शासन करने की सक्षम नहीं है, तो लिख लीजिए आगे। तो उस राज्य के राज्यपाल के, उस राज्य के राज्यपाल के, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अब देखिए, कर सकता है, करने के लिए बाध्य नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसके रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, चाहे तो रिपोर्ट को स्वीकार ना करे, दोनों बातें याद रख लीजिए। चाहे तो रिपोर्ट को स्वीकार करे, चाहे तो रिपोर्ट को स्वीकार ना करे। दूसरा लाइन चेंज कर दीजिए। जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उस राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली आइदर डिसॉल्व और सस्पेंड, उस राज्य की विधानसभा या तो भंग हो जाएगी या तो क्या होगी? सस्पेंड हो जाएगी, या तो निलंबित हो जाएगी। या तो भंग हो गई या तो क्या होगी? निलंबित हो जाएगी। अब देखिए यहां पर समझिए इस चीज को। जैसे एक क्वेश्चन आता है, किसी भी राज्य की सरकार का गठन किस आधार पे होता है? राज्य की सरकार का गठन किस आधार पे होता है? उस राज्य के विधानसभा के ही आधार पे होता है। और विधानसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी या जिसके गठबंधन को होगी, उसे ही बनेगा। और विधानसभा यहाँ या तो भंग हो जा रही है या तो विधानसभा क्या हो रही है। इसका मतलब है, अब समझिए इस चीज को, जैसे ही राज्य में विधानसभा डिसॉल्व हुई, तुरंत स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगी?
डिसॉल्व हो जाएगी। विधानसभा यानी सस्पेंड हुई, तुरंत ही स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? यानी विधानसभा के भंग होते ही, लिख लीजिए चाहे, यदि विधानसभा भंग होती है तो राज्य की सरकार भंग हो जाती है। यानी अब फिर क्या होगा, फिर नए सिरे से क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। किसका, विधानसभा का। यदि विधानसभा भंग होती है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और डिसॉल्व, देन गवर्नमेंट और डिसॉल्व, तो सरकार क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अथवा यदि विधानसभा निलंबित होती है तो राज्य की सरकार निलंबित हो जाएगी। विधानसभा यदि निलंबित होती है तो राज्य की सरकार क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। बता रहे, निलंबित का मतलब है कि विधानसभा के सदस्य, जैसे अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक व्यक्ति की क्या हो गई, और दूसरे व्यक्ति जो है कोमा में चला गया, तो दोनों में अंतर क्या है, उसकी एक्टिविटी तो खत्म है दोनों में। एक व्यक्ति अब बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो गया, यानी वह विधानसभा पूरी तरह ओरिजिनली क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब फिर से नए विधानसभा का क्या होगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर एडमिट है, चाहे कोमा में हो चाहे आईसीयू में है, लेकिन जैसे ही विधानसभा को फिर क्या किया जाएगा, उसका निलंबन हटाया जाएगा, फिर वही विधानसभा के सदस्य क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी फिर वही लोग ही सरकार का फिर क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। समझ लीजिए थोड़ा सा, मैंने समझ लीजिए, ये बात समझ में आई ठीक से। अगर विधानसभा भंग हो गई, इसका मतलब है कि विधानसभा का फिर नए से क्या होगा, चुनाव कराया जाएगा। और यदि निलंबित हो गई, ये बात समझा कि नहीं जी, जैसे ही क्या हटाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन, फिर वो सारे के सारे सदस्य क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फिर उन्हीं एक्टिव सदस्यों से ही सरकार का क्या होगा, गठन। अंतर आया। अब दूसरा आते हैं, हाँ क्या कह रहे थे, तो सरकार निलंबित हो जाएगी। बस निलंबित होने के बाद क्या कुछ नए सदस्य उसमें जोड़े जा सकते बिल्कुल नहीं जोड़े जा सकते। अरे भाई सेम वही आएंगे। अब दूसरा चीज याद करिए, एक चीज हमने आपको बताया, स्टेट लिस्ट पर, राज्य की सूची पर भारत के संविधान में कितने सूचियां हैं, 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्यों ऐसा 3 सूचियां हैं, क्योंकि भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन प्रणाली है। इन इंडियन फेडरल सिस्टम, शुरू में बताया था, जो शुरू में बच्चे आए होंगे, इन इंडियन फेडरल सिस्टम पावर और सब्जेक्ट इज रिटन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भारत के संविधान का आधार संघीय शासन प्रणाली का है। जो लोग नहीं आए उसको सुन ले और लिख लेंगे। और इस भारत के संघीय शासन प्रणाली में सारे के सारे सब्जेक्ट लिखित रूप से कहाँ कहाँ विभाजित है, केंद्र और राज्य के बीच। कहाँ कहाँ विभाजित है, केंद्र और राज्य के बीच। और कितने सूचियों विभाजित हैं, 3 सूचियों विभाजित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा, संघ सूची के अंतर्गत कैसे विषय रखे गए, नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे रेल, रक्षा, विदेश, परमाणु, जनगणना, करेंसी, जीवन बीमा, बैंकिंग, ये सब किसके महत्व के हैं, पूरे देश के लिए है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाना हो या कानूनों में संशोधन करना हो, ये कार्य किसके द्वारा होगा, संघ की विधायिका के द्वारा। और संघ की विधायिका का नाम क्या है, संसद। कौन करेगा, संसद। क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही विधानसभा क्या हो गई, या तो भंग हो गई और या तो क्या हो गई, दोनों स्थिति में, इसको थोड़ा सा लिख दें, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, विधानसभा या तो क्या होगी, भंग होगी, या तो क्या होगी, निलंबित होगी।
अब आप देखिए कि विधानसभा के भंग होने पर सरकार क्या हो गई? भंग हो गई। निलंबित होने पर सरकार क्या हो गई? निलंबित हो गई। अब प्रश्न है कि जो हमारा स्टेट लिस्ट है, जो हमारा कौन सी सूची है? राज्य की सूची है। पुलिस किस सूची का विषय है? और पुलिस के विषय में कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधायिका यानी विधान मंडल बनाएगी। लेकिन याद करिए, जब विधानसभा ही हमारी भंग हो गई या निलंबित हो गई, तो अब राज्य की सूची पर कानून विधान मंडल, अब विधानसभा है ही नहीं तो बनाएगी कौन? यही याद कर लीजिए। अब इनको कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? संसद। तो लिख लीजिए, ऐसी स्थिति में राज्य की सूची पर फॉर स्टेट लिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लिस्ट और अमेंडमेंट ऑफ स्टेट लिस्ट बाय पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ और अमेंडमेंट ऑफ स्टेट लिस्ट ओनली बाय पार्लियामेंट। ऐसी स्थिति में राज्य की सूची पर कानून का निर्माण या कानूनों में संशोधन किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। और संसद किसकी विधायिका है? संघ की विधायिका है। जबकि ये किस सूची पर कानून बनाती है? संघ सूची पर बनाती है। अरे भाई, संसद किस सूची पर बनाएगी? फिर ये तो तब बनाएगी जब राज्य की विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। और या तो विधानसभा क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। तो राज्यसभा चाहे भंग हो और चाहे निलंबित हो, विधानसभा या तो भंग हो या तो क्या हो। तो अब राज्य की सूची पर सारा का सारा कानून कौन बनाएगी? और एक चीज याद कर लीजिए कि जब ऐसी स्थिति में जब राज्य की सूची पर संसद कानून बनाएगी, तो फिर विधानसभा बहाल होने के बाद भी उस कानून में संशोधन या समाप्ति फिर विधानमंडल नहीं करेगी। कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। ठीक है। ऐसी स्थिति में कानून का संशोधन कौन करेगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि संसद जो है पूरे देश की विधायिका है, और ऐसी स्थिति में अगर इसने बना भी दिया तो अगर विधानमंडल समाप्त कर देगी तो इससे संसद की क्या होगी? चलिए लिख लीजिए इसको एक लाइन। ऐसी स्थिति में राज्य की सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार किसको मिल जाएगा? संसद को मिल जाएगा। ठीक है। कानून का निर्माण या कानून लिख लीजिए, आप नहीं लिख पा रहे। ऐसी स्थिति में राज्य की सूची पर कानून का निर्माण या उसमें संशोधन संसद करेगी। बस यही तो है। अब एक प्रश्न और आता है, ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न परीक्षा में आता है, आया हुआ है कि जैसे ही राज्य में क्या लागू हो गया? राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन कब तक लागू होगा? कब तक लागू होगा? ये भी क्वेश्चन आता है। नहीं, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू होगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा 1 वर्ष के लिए होगा, बट नॉट मोर देन 6 months in one chance, but not more than 6 months in one chance। समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, क्या नाम है? एक बार में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा, ये सही है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी? 1 वर्ष। लिख लीजिए, परंतु एक बार में 6 माह से अधिक, परंतु एक बार में 6 माह से अधिक के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है। एक सेकंड, मैं खुद बता रहा हूं, पहले मुझे बता लें। अभी हो सकता है उत्तर सारे चीज आ जाए, अभी इसमें और भी एक्सेप्शंस है, अभी थोड़ा मुझे पूरा कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनिए। जैसे कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि अगर पूछा गया तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 ईयर हो जाएगा।
एक बार में अधिकतम कितने समय तक लागू होगा, तब उत्तर क्या हो जाएगा 6 मंथ। ठीक, अब एक नोट लिखिए, बट इन स्पेशली टू सिचुएशंस, परंतु दो प्रकार की विशेष स्थिति में, ठीक है, परंतु कितने प्रकार के, दो प्रकार की विशेष स्थिति में, परंतु दो प्रकार की विशेष स्थिति में, दो प्रकार की विशेष स्थिति में इसे 3 वर्ष तक प्रभावी किया जा सकता है। दैट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर 3 years बट स्पेशली इन 2 situations। ठीक है, अब देखिए, इसके नाते अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, तो क्या कहेंगे, एक ही कहेंगे, 3 वर्ष नहीं कहेंगे। हाँ, ध्यान रखिए। तो विशेष स्थिति वो क्या आ सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन, जैसे मान लीजिए गर्मी, अगर जनरली टीचर क्लास में 1 गिलास पानी पी के कर लेता है, बट अगर गर्मी बहुत बढ़ रही है तो 2 गिलास भी पानी पी सकता है, आई थी। तो यहाँ 2 विशेष स्थितियां क्या है, लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए। देखिए, राज्य का विधानसभा का चुनाव कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। और इलेक्शन कमीशन जो राज्य के विधानसभा का चुनाव कंडक्ट कराता है, वो ही अगर लिखकर ये दे देता है कि देयर इज नॉट पॉजिटिव सिचुएशन फॉर द इलेक्शन इन स्टेट, कि राज्य में चुनाव कराने के लिए, विधानसभा का चुनाव कराने के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है, तो राज्य चुनाव होगा कैसे। तो पहला लिख लीजिए, यदि निर्वाचन आयोग यह लिखित रूप से, नॉट इन ओरल, यदि लिखित रूप से मोहम्मद आमिर, यस वेरी गुड, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। हिमांशु यादव, यश लिखा। पहला क्या, यदि निर्वाचन आयोग यह लिखित रूप से दे दे कि क्या राज्य में विधानसभा का चुनाव कराना संभव नहीं है, नॉट एनी पॉजिटिव सिचुएशन, चुनाव कराने का माहौल राज्य में उचित नहीं है। जब चुनाव ही नहीं करा पाएगा तो उसको मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड किया जाएगा, 3 वर्ष तक। कहां तक किया जाएगा, 3 वर्ष तक। और अगर 3 वर्ष तक चुनाव नहीं कराने लायक माहौल आया तब, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट लाना पड़ेगा, संसद से अलग से क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट सुधार के लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली कितना मैक्सिमम कहेंगे, 3 वर्ष तक। दूसरा लिखिए, समझ रहे हैं कि नहीं, आप हमसे 10 बार समझ लीजिए या 15, जैसे अभी समझ में आएगा नहीं जो हमने बोला, तो अपने हिसाब से लिख लिया। यदि लिख लीजिए, यदि निर्वाचन आयोग ये लिखित रूप से दे दे, क्योंकि हमें भी नहीं याद रहता कि हमने क्या क्या बोला, सेम टू सेम वर्ड। यदि निर्वाचन आयोग लिखित रूप से ये दे दे कि उस संबंधित राज्य के विधानसभा का चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव कराने लायक उपयुक्त सिचुएशन नहीं है, तो इन दिस सिचुएशन, जब चुनाव कराने लायक सिचुएशन ही नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक, दूसरा लिखिए, यदि उस राज्य, किस राज्य, जिस राज्य में क्या लागू किया गया है, राष्ट्रपति शासन, यदि उस राज्य में उस राज्य या उस राज्य के किसी भाग में, एनी पार्ट ऑफ दिस स्टेट, उस राज्य या उस राज्य के किसी भाग में आपातकालीन प्रावधान क्या है, लागू है, आपातकालीन प्रावधान लागू है, तो भी इसे अधिकतम 3 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जरूर लिख लीजिएगा, एक बार में
कितने समय से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी नोट में लिख लीजिए, परंतु एक बार में नॉट मोर देन 6 मंथ इन वन चांस, नॉट मोर देन 6 मंथ इन वन चांस, एक बार में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। अब दूसरा, जैसे ही मान लीजिए कि इसका भी केंद्र सरकार मिसयूज कर रही है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं घोषित कर रही है, उसको भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इस पर सरकार में पारित ना होने पाए, मिसयूज हो जाए। तो नोट पे एक और पॉइंट लिखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अब एक चीज ध्यान से समझिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्य की सरकार या तो क्या हो गई, ऐसी स्थिति में अब राज्य का शासन कौन चलाएगा, राष्ट्रपति चलाएगा। अब राष्ट्रपति, मान लीजिए 5 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तब कैसे चलाएगा, तो वह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और वही रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, गवर्नर होता है। कौन होता है, तो लिख लीजिए, क्या लिख रहे थे, कर दी जाती है। अच्छा एक चीज यहाँ रुक जाइए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। हम जनरली जानते हैं कि राज्य में जो गवर्नर का पद हो किस रूप में होता है, गवर्नर उस राज्य का क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, या क्या लिखते थे, राज्याध्यक्ष होता है। लेकिन जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति इसी गवर्नर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके उसको क्या बना देता है, हेड ऑफ, क्या बना देता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासनाध्यक्ष भी बना देगा। क्या बना देगा, गवर्नर यहाँ राज्यपाल से है। हाँ गवर्नर को मतलब क्या, गवर्नर का अर्थ ही होता है गवर्नर राज्य का राज्याध्यक्ष होता है। ठीक है, हाँ राज्यपाल से। तो लिख लीजिए, ऐसी स्थिति में उस राज्य की कार्यपालिकी शक्ति या उस राज्य का शासनाध्यक्ष, कार्यपालिकी शक्ति ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट, उस राज्य का शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष समझ रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर को सौंप दी जाती है। किसको दे दी जाती है, राज्यपाल को सौंप दी जाती है। प्रतिनिधि के रूप में एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर किसको सौंप दी जाती है, गवर्नर को। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जनरली पहले गवर्नर केवल क्या होता था, नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष था, आपको बताया था। गवर्नर कैसा अध्यक्ष होगा, नाम मात्र का। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लागू होते ही वह नाम मात्र के साथ साथ क्या होगा, वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां किसके हाथ में आ जाएगी, राज्यपाल से। नाम मात्र के साथ साथ वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां किसके हाथ में आ जाएगी, राज्यपाल। इसका मतलब है कि राज्य में कोई भी नियुक्ति, प्रोन्नति, भर्ती, ट्रांसफर, यानी ये सारी की सारी प्रक्रिया, आदेश, निर्देश किसका होगा, गवर्नर का। देश में या देश के किसी भी भाग में, यस, अगर जरूरत कहीं पर भी है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देश में ही लागू होगा। जरूरत पड़ने पर देश के किसी भी भाग में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी उस राज्य में चुनाव नहीं होगा और उस राज्य में शासन कहां तक बढ़ेगा, 3 वर्ष तक। ठीक है, चलिए दूसरा लिख लीजिए इसको भी, कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट के साथ साथ क्या बन जाएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासनाध्यक्ष, अर्थात शासन के सारे निर्णय
वास्तविक रूप से उस राज्य में या राज्य के किसी भाग यानी राज्य स्टेट क्या जिले स्तर पे किसी भाग में कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि सीमा का बॉर्डर है, लेह लद्दाख है, कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर हमको वहां स्पेशलाइज करना है, तो वहां के उस भाग में भी इसको हम इम्पोज कर सकते हैं। जिले वाइज नहीं, उस भाग वाइज, कोई जिला जरूरी नहीं है, जिले के आधे भाग में जरूरत है तो आधे भाग में लगा देंगे अगर हमको जरूरत है तो, यानी एनी पार्ट ऑफ इंडिया इसको कहा जाए, ठीक है, किसी भाग में लिख लीजिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ पर है, दिल्ली में, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति है कि देश के किसी भी भाग में इसकी सुनवाई करना है, पता है मैं क्या था, किसी भी भाग में सुनवाई करना है तो उसको किसी भी भाग में सुप्रीम कोर्ट के रूप में सुनवाई की जा सकती है, कहीं पर भी। अगर ऐसा कोई खुखार व्यक्ति है, जैसे आपने देखा कि राजीव गांधी के जितने भी हत्यारे थे सब तमिलनाडु में टोटल सुनवाई हुई, कभी भी वो कोर्ट में उनको नहीं लाया गया क्योंकि कोर्ट में लाना उनके जीवन का खतरा था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है, लिख लीजिए। तो लिख लीजिए राज्यपाल क्या हो जाएगा, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक। अब तक इसके पहले क्या था, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख था, अब क्या हो जाएगा, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, ठीक। दूसरी स्थिति लिख लीजिए, अगर देश में क्या, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, एक लाइन और लिखिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का, अभी आपने देखा आपातकाल की घोषणा कितने दिनों में संसद से प्रमाणित होना चाहिए, 30 दिन, 1 माह, लेकिन इसके लिए 60 दिन, 2 माह, इसके लिए कितना दिन होगा, 60 दिन। तो लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद के द्वारा 60 दिनों के अंदर, विद इन 60 डेज, संसद के द्वारा 60 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, लेकिन अब 2/3 बहुमत से नहीं, साधारण ही बहुमत से, ठीक है। तो 60 दिनों के अंदर पारित करना आवश्यक है, 60 दिनों के अंदर पारित करना क्या होगा, आवश्यक। किस मेजॉरिटी से, सिंपल से, साधारण मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगा बताया था उस दिन, नहीं पूरा बताइए, एक व्यक्ति बताए कायदे से, विशेष बहुमत बताइए। संसद में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और उनकी स्पेशल मेजॉरिटी, टोटल मेंबर्स का पूरा, टोटल नहीं, मेंबर विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन हाउस, नॉट ओनली टोटल मेंबर विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन हाउस, सदस्य जो उस समय सदन में क्या है, उपस्थित है, उसका मिनिमम कितना होना चाहिए। बट एक शर्त और है, एक शर्त और क्या है, दिस 2/3 मेजॉरिटी नॉट लेस देन टोटल मेंबर ऑफ द 50% प्लस 1। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो 2/3 बहुमत होगा, वो 2/3 बहुमत उस सदन के टोटल सदस्य की संख्या का 50% यानी आधा से एक क्या होगा, अधिक भी होगा। अगर 2/3 हो गया और आधा से एक अधिक नहीं हुआ तो पास नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2/3 हो गया तो आधा से एक अधिक कैसे नहीं होगा, 2/3 बढ़ा है कि आधा से एक बढ़ा है, तो समझ में आ रही बात है। कम आए हैं, अगर हो सकता है सदन में सदस्य क्या हो, कम आए हो। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा से पारित करना, सपोज लोकसभा में 300 लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग लिए, कितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में क्या किए, भाग, तो कम से कम कितने लोग सहमत होंगे, 200 लोग, तो वो 2/3 बहुमत क्या होगा। लेकिन क्या ये 200 लोगों की सहमति से क्या लोकसभा से विशेष बहुमत से पास हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो टोटल के आधे से क्या है, कम है। 543 का आधा करिए कितना होगा, 272, 73, तो 273 से 200 क्या है, कम, तो 2/3 तो हुआ,
लेकिन टोटल सदस्य की संख्या का आधा से एक अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा समीकरण पूरा नहीं हो रहा है, अतः ये फिर भी पास नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं ये बात? बोलिए खुलकर। 2/3 होने के बावजूद भी ये पास नहीं होगा। कब? जब उस सदन के टोटल सदस्य की संख्या का आधा से एक अधिक नहीं हुआ। तो इसको समझाएं क्या फिर से? ये तो बड़ा सिंपल है, आई थिंक। देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित करना है। लोकसभा में उस दिन केवल कितने सदस्य आए? और 200 लोगों ने पक्ष में क्या कर दिया? मतदान कर दिया। तो 300 का 2/3 कितना होगा? 200 ही तो हुआ। तो 200 ने कर दिया तो पास हो गया। लेकिन अगर लोकसभा में मान लीजिए कि हमारे पास 543 सदस्य हैं, तो 543 का 50% करिए और +1 करिए, कितना हो रहा? 273। तो निश्चित है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए, जबकि ये कितना है? तो 2/3 होने के बावजूद भी ये पास नहीं हुआ, क्योंकि इसके आधे से एक से क्या है? कम है। इसीलिए ये चीज हुई। ठीक। और सिंपल मेजॉरिटी बोलिए, कुछ बताएंगे भी? सिंपल मेजॉरिटी सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों से आधे से एक अधिक मेंबर विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन हाउस। जितने लोग सदन में आए हैं उतने आए हुए सदस्य का, और जितने लोगों ने विच आर पार्टिसिपेट आए हैं, इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि सारे सदन में आए हुए सदस्य वोट दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने लोगों ने वोटिंग पार्टिसिपेशन किया है उसका आधा से एक क्या होना चाहिए? बस हो गया पास। सर लेकिन मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक, बहुत ही आवश्यक। अगर सदन में पास नहीं होता है तो थैंक यू रीति राय। 50 +1 नहीं करिए, 50% +1 करिए रीति राय जी। सदन राष्ट्रपति शासन लगाना हो, मान लीजिए घोषणा हो गई, अगर पास नहीं होता है तो निलंबित हो जाएगा, हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर जरूरत रहती तो दोबारा रिकमेंडेशन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल हो सकता है। इसको लिख लीजिए। अच्छा, तीसरा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। इस धरती पर, इस दुनिया में बहुत बड़े, सबसे बड़ा एक प्रकार से क्या है? वित्त, धन। यहां धन मत लिखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या लागू होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नाम से ही लग रहा है कि इसकी घोषणा कब होगी? जब देश का इकोनॉमिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल गुडविल क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। जब देश की आर्थिक साख या आर्थिक इमेज क्या हो जाएगी? जैसे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से 500 रुपये लिया और उसने बोला कि मैं 1 मंथ में दे दूंगा। 1 मंथ बीत गया, नहीं दे पाया, भाई कुछ समस्याएं आ गई होगी। दूसरा मंथ भी बीत गया, तीसरा मंथ भी बीत गया। अगर फिर उसको और जरूरत है तो क्या वो उस व्यक्ति से मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? जबकि मित्र है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी गुडविल अब क्या हो चुकी है? खराब हो गई। ठीक। जब देश को अपने कर्मचारियों को वेतन आदि देने के लिए भी पैसा चाहिए, जैसे कि 1990 में देश के प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर सिंह, आपके इस उत्तर प्रदेश के बलिया के। और चंद्रशेखर सिंह के समय गल्फ वॉर शुरू हुआ था। इराक ने कुवैत को अपने कब्जे में लेकर अपनी संप्रभुता घोषित कर दी थी, और अमेरिका के नेतृत्व में सेनाओं ने, संयुक्त सेनाओं ने सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इराक पर आक्रमण कर दिया था। और भारत की स्थिति उस समय इतनी खराब थी, चंद्रशेखर सिंह मात्र 45 सांसदों के बल पर केंद्र की सरकार बनाए हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने बैसाखी से उनको क्या किया था? सपोर्ट किया था। मतलब उसके 4 गुना सांसद कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर सिंह का सौभाग्य था या दुर्भाग्य था, उनके पास मात्र 45 सांसद थे और उनको कांग्रेस ने क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। जैसे एक बार झारखंड में हुआ था, आपने उसका सुना हो, बहुत पहले की बात है, कि एक निर्दल विधायक था
वहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी। झारखंड में एक निर्दल विधायक था और राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड पार्टी, इस तरह के जो दल थे, किसी के पास बहुमत नहीं, अब कोई किसी को समर्थन नहीं दे रहा था। तो बाद में आपने सुना था एक निर्दलीय विधायक को सारी पार्टियों ने समर्थन दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? उसका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, बाद में जेल में भी गया, क्योंकि उसको पता था कि कोई 5 साल के लिए मुझे तो किया नहीं होगा। तो उसको पता था कि कभी भी बैसाखी खींच ली जाएगी, और जम के उसने स्कैम किया। बाद में उसको जेल भी जाना पड़ा। कौन से सर कैंडिडेट? अब नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, आएगा दिमाग में तो आ जाएगा। नहीं, ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, वित्तीय आपातकाल। जब देश की आर्थिक स्थिति या गुडविल या साख लिख लीजिए, खराब हो जाती है, वो भी कभी सोचा नहीं होगा एक निर्दल विधायक चीफ मिनिस्टर बन जाए। आर्थिक स्थिति या साख क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शिव शंकर जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस साख को बचाने के लिए, मान लीजिए कर्मचारी हमारे पास लगभग है, सरकारी कर्मचारी हैं, समय से 30 दिन पे या 1 महीने वेतन देना है, और वेतन देने भर के हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो कब तक टालेंगे? चलो अगले महीने। अरे भाई जब कई महीना हो जाएगा तो हो सकता है कर्मचारी अभी विद्रोह कर दे, तो उनको तो बिना वेतन है। हाँ, श्रीलंका में बिल्कुल आर्थिक संकट की स्थिति चरम पर चली गई है। तो ऐसी स्थिति में देश को अपनी इस आर्थिक संकट को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कि अगर लगभग 3.25 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग सरकारी कर्मचारी हैं देश में, तो अगर एक कर्मचारी का अगर 5,000 रुपया हमने काट लिया, तो क्या कर्मचारी के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा? लेकिन इससे देश का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो इससे देश के किसी भी कर्मचारी के वेतन भत्ते में हम क्या कर सकते हैं? और यहाँ तक कि आपने पढ़ा था कि जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जजेज ऑफ हाई कोर्ट के सैलरी में इन जनरल सिचुएशन नो एनी कटिंग, सामान्य स्थिति में कोई भी कटौती नहीं हो सकती। लेकिन जब देश में क्या लागू कर दिया जाए, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात लागू कर दिया जाए, तो जजों के वेतन भत्ते में भी क्या किया जा सकता है? कटौती किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको हजारों करोड़ रुपए तुरंत आ जाएंगे, और इससे हमारे देश की स्थिति क्या हो जाएगी? लेकिन चंद्रशेखर सिंह के समय स्थिति खराब थी, फिर भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई। तो फिर कैसे काम चला? तो कभी कभी जब घर की स्थिति खराब हो जाती है, जैसे कोरोना काल में देखा गया, कुछ लोग अपने घर का गोल्ड जो है या प्रॉपर्टी जो है दूसरे के यहाँ गिरवी रख देते हैं कि भाई तब तक ये गोल्ड आपके पास रहेगा, उसका इंटरेस्ट देते हैं, उसको क्या करते हैं? तो हमने 40 टन, लगभग 40 टन सोना ब्रिटेन के पास क्या रख दिया? गिरवी रख दिया, क्योंकि कर्मचारियों को देने तक के वेतन हमारे पास नहीं थे। 40 टन सोना गिरवी रखा। आप सोच सकते हैं तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति नॉर्मल हो पाई। ये तो धन्य है कि बाद में नरसिंहा राव का शासन आया और मनमोहन सिंह उसके क्या बने? फाइनेंस मिनिस्टर बने, और उसी समय देश में पहली बार लिबरलिज्म आया, उदारवादी अर्थव्यवस्था आई, और उदारवादी अर्थव्यवस्था में दुनिया के तमाम सारे बड़े बड़े देशों ने भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का क्या किए? इन्वेस्ट किए, पूंजी का निवेश किया। तब जाकर भारत में रोजगार की दर में वृद्धि हुई, और पूंजी निवेश की दर में वृद्धि हुई, और भारत का निर्यात दर में भी क्या हुई? वृद्धि। और फिर हम उस सोने को भी क्या किए? भाई चंद्रशेखर तो चले गए सोना रखकर, तो क्या? हाँ, नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को छोड़, भाई राष्ट्रपति एक व्यक्ति छोड़ दीजिए कम से कम, इसीलिए ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लिया आपने कि नहीं? अभी लिख लीजिए अपने से बना के। बचाने के लिए एक एक लाइन लिखिए। क्या लिखिए? जब देश की आपात स्थिति खराब हो जाती है तो कराने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।
वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। कितने धारा 360 की धारा? इसकी घोषणा कर सकता है, लिखा तो है यहाँ बोर्ड, तो घोषणा कर सकता है। 360 के द्वारा क्या हो सकता है? वित्तीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। ठीक है, पूरा सुनते नहीं आप, लग रहा है। दूसरा, इसके द्वारा देश के किसी भी कर्मचारी या कार्मिक, कर्मचारी को कार्मिक कहा जाता है प्रशासन में, पर्सोनल, किसी भी कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि में कटौती की जा सकती है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती की जा सकती है। और यहां तक सर्वोच्च न्यायालय, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते आदि में भी कटौती की जा सकती है। वेतन भत्ते आदि में भी कटौती की जा सकती है। और ये संजोग अच्छा ही रहा, अभी तक देश में इसकी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक भारत में, ये क्वेश्चन आया था, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकी। एक बार होते होते रह गया, आप कह सकते हो होते होते रह गया, तो अच्छी बात है। अच्छा, कभी कभी आप देखते हैं घर में भी या स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर स्टूडेंट बाहर जाता है या कहीं बाहर घर से जाता है, तो मान लीजिए कि किसी कारण से बजट उसका जब कम हो जाता है, तो वहां पर भी उसको ये सामना करना पड़ता है। और अपने फ्रेंड से जो एक बार लेता है, अगर वहां नहीं दे पाता है तो उससे नहीं लेता है फिर दोबारा, क्योंकि उसकी गुडविल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो फिर दूसरे से बल्कि लेकर उसको क्या कर देता है, दे देता है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, स्टूडेंट लाइफ सभी लोग दिए हैं, तो दूसरे से लेकर उसको क्या कर देता है, ताकि वो क्रेडिट उसकी बनी। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक चीज लिखिए लास्ट में, वित्तीय आपात की घोषणा से, वित्तीय आपातकाल की घोषणा से भारत की संघीय शासन प्रणाली का प्रारूप, भारत के संघीय शासन प्रणाली का प्रारूप ठीक है, भारत के संघीय शासन प्रणाली का प्रारूप। अब आप देखिए कि जैसे ही राष्ट्रपति इस सब चीजों का घोषणा करता है, पूरा का पूरा शासन किसके हाथ में चला आता है, किस सरकार के, केंद्र के हाथ में। तो जो हमारी संघीय ढांचा, अभी आपने देखा कि राज्य की सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, संसद को। तो ऐसी स्थिति में क्या लिख रहे थे, प्रारूप किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एकात्मक रूप में। संघीय ढांचा हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली का प्रारूप एकात्मक रूप में, एकात्मक हो रहा नहीं हो रहा है, यानी राज्य की सूची पर भी कानून कौन बना रहा है, केंद्र बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस एकात्मक रूप या यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो भारत के संविधान की प्रकृति के विपरीत है, विच आर अगेंस्ट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा मूल ढांचा है संघीय शासन प्रणाली, बिल्कुल प्रीति राय जी, जो भारत के संविधान की संघीय शासन प्रणाली के विपरीत है। एकात्मक शासन किसका विपरीत है, संघात्मक का। ये तो हमने बताया था, एकात्मक शासन का विपरीत क्या है, संघात्मक। और संसदीय का विपरीत क्या है, पार्लियामेंट्री का, प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय शासन। बताया था भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जो हमने ब्रिटेन से लिया था। लेकिन इसका अपोजिट सिस्टम कहाँ है, अमेरिका में, जो कैसी शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका केवल एक प्रकार की होती है, और वो कौन होती है, राष्ट्रपति होती है। जबकि संघीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन में दोहरी, जैसे यहाँ गवर्नर है तो
तो वह कैसा था, एज ए नॉमिनल था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा वो क्या हो गया, नॉमिनल प्लस रियल। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। इसको एंड कर दें। कल हमारा वो जो है क्या है, आज डाटा केबल नहीं रह गया, डाटा केबल